आवाज कहाँ है? आवाज कहाँ है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये इस्तक़बालिया नज़्म जनाब हाजी परवेज सिद्दीकी साहब जो चेयरमैन हैं मदरसा अधूरी के दिल्ली के, उनके इस्तक़बाल में पढ़ा गया और इंशाअल्लाह आपका मुस्तक़बिल रोशन होगा और आपकी महसूस बनेंगी। और ये उलमा ये सिर्फ आजादी में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट है माशाअल्लाह, ये दीनी इदारे जो तमाम शोबे को पानी पहुंचाते हैं, इनके अलावा कोई दूसरे इदारे इस तरह के नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुरान व हदीस की तालीम, ये आपको मालूम होना चाहिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुरान और हदीस में मौजूद है। लेकिन वो क्या बात थी कि जब इकबाल बैरिस्ट्री कर करके आए और बैरिस्ट्री करके जब आए तो घर पे वो कुरान पढ़ते थे। एक बात इसलिए मैं कह देना चाहता हूं कि बहुत सारे गार्जियन हजरात भी हैं और हम सबके गार्जियन आली जनाब परवेज सिद्दीकी साहब चेयरमैन जो ऑल इंडिया के हैं, ये हमारे सामने मौजूद हैं। हमारे लिए उसमें सबक छुपा हुआ है। उनके वालिद ने कहा कि बेटा कुरान तो पढ़ते हो, लेकिन तुम्हारे कुरान पढ़ने से ऐसा महसूस होता है कि तुम समझ करके नहीं पढ़ रहे हो। लिहाजा तुम इस तरह से कुरान के पढ़ने वाले बनो कि सुनने वाले को यह महसूस हो कि पढ़ने वाला जो कुरान पढ़ रहा है वो समझ के पढ़ रहा है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए कि मदारिस के जो मकासद हैं उस मकसद पे हम सब लोग उतरने वाले बने, ताकि हम सब के लिए ये सब कहे जाए। अब हम आखिरी में नहायत की अदब और एहतराम के साथ जनाब हाजी परवेज आलम सिद्दीकी साहब से गुजारिश करते हैं कि आप एक जहां दीदा शख्स हैं, आप दुनिया घूमते हैं, दीनी इदारे को देखते हैं, आपसे गुजारिश है कि चंद बातें आप लोगों से अर्ज कर दीजिए, कुछ मार्गदर्शन दे दीजिए, मजीद के उस पर अमल किया जाए। मैं ज्यादा आपके बारे में क्या कह सकता हूं। शेख सादी का एक जुमला है जो मैं आपको सुना देना चाहता हूं कि मुश्क आंख के खुद बबोयत, मुश्क आंख के खुद बबोयत, न के परवेज साहब, परवेज आलम साहब सिद्दीकी साहब के हवाले काफी क्लोज रहा। काफी यूनिवर्सिटी के कई भी जो बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे, मुझे उस वक्त चाहे वो दिल्ली में मिनिस्टर मंत्रालय में जाकर बात करना हो, मुझे भेजा जाता था। उन्होंने मेरा नाम प्रपोज किया, भाई इनको
मदरसा आधुनिकीकरण एसपी के प्रोग्राम का मुझे जिम्मेदारी दिया गया। उसके बाद मुझे इस प्रोग्राम के तहत मुझे मुल्क में तकरीबन 24-25 राज्यों का हमने दौरा किया, चाहे वो केरल जाना हो, जम्मू कश्मीर जाना हो, मुल्क में साउथ इंडिया से लेकर आपके शिलोंग मेघालय में भी गए, वहां के भी गवर्नमेंट संगमा, और जहां भी गए तो वहां के मुख्यमंत्री या गवर्नर से मेरी मुलाकात होती रही। तो कई जगह हमने कोशिश यही किया है कि हम मदरसे को बचाएं, मदरसे की बुनियाद रख के, चाहे वो उसको कन्वर्ट करके, कि सर सैयद साहब के बारे में अभी जिक्र कर रहे थे। सर सैयद अली रहमा का जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आप जो देख रहे हैं, जो अभी जो नई हमारे छोटे भाई बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं, एक तनावर दरख्त तो है, लेकिन वो दरख्त को बनाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई, वो कुर्बानियां किस एतबार से दी गई, थोड़ा मैं उस पर रोशनी डालना चाहूंगा। वो एक छोटा सा एक मदरसा था, मदरसा उलूम नाम था, जी चलकर उसको सर सैयद साहब ने काफी, वो क्वीन रानी विक्टोरिया के उसमें डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट की नौकरी करते थे। अकाउंटेंट जैसे आज सीए कह लीजिए या मुंशी कहते हैं ना लोग की भाषा में, अकाउंटेंट नौकरी करते थे। रानी जो थी क्वीन विक्टोरिया, उससे बहुत करीब थे, मतलब कि सरकार का खजाना का फाइनेंस मिनिस्टर है वो, मान लो वो करीब होगा, जाहिर सी बात है कि रील होता है पैसा। वो विदेश से पढ़े, बाहर से पढ़े, बड़े घराने में पैदा हुए, लेकिन उनको अंदर एक फिक्र थी कि हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो कौम है, उसको किस तरह से हम, अगर हमारी तो आने वाली अभी तो नवाबियत है, कुछ लोग नवाब हैं, बाकी लोग रोड पे हैं, तालीम से दूर हैं, ऐसा हालात रहा। और नवाब थे वो पैसा लुटा रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, न इदारे कायम करने का उनको शौक था। तो उन्होंने एक प्लान किया कि हम क्यों ना एक इदारे खोलें जिससे हम आने वाली जनरेशन को, आने वाली कौम की बच्चों को हम बेदार कर सके, अच्छे अच्छे फील्ड में पहुंचा सके। उसके बाद वो देश के विभिन्न जिलों का दौरा किया, चाहे वो गाजीपुर गए, बिजनौर गए, टूटी पटना भी आए, कलकत्ता गए, लेकिन किसी ने जमीन देने को राजी नहीं हुए। सर सैयद की बात किसी ने नहीं मानी। उसके बाद जब वो अलीगढ़ की सरजमी पे गए, अलीगढ़ के लोगों ने कहा कि हम जमीन देते हैं, आप इदारे कायम कीजिए। उन्होंने जमीन दी और उसके बाद रानी विक्टोरिया से कहे कि वो जमीन पड़ी है सरकारी, आप मुझे दे दीजिए, हम उसमें इदारे खोलने चाहते हैं। सरकार ने जमीन भी दे दिया। जब बात चंदे की आई, चंदे के लिए गए सर सैयद, तो लोग कहे भाई तो फकीर है, भिखारी है, तुम्हारा भगाओ, ये पागल है, ये टोपी वाला तो पागल आ गया। उनको देखे तो गए जहां पे नवाब तवाब को नचा रहे थे, तो कहे सैयद तुम घुंघरू पहनो, घुंघरू पहन के नाच के दिखाओ तो हम तुम्हें पैसा देंगे। वो स्टेज पे इसी तरह मंच पर बैठे और घुंघरू पहन के उन्होंने नाच के दिखाया। नवाबों को उसने सिक्के को लुटा कर नवाबों ने उनको दिए, चंदा दिया, फिर उसको भी इकट्ठा किए। कहीं गए तो उन्होंने कहा कि सैयद तुम्हारी औकात जूते के बराबर है, लो जूते का माला पहना दिया। सैयद ने जूते की पॉलिश कराया, उसको मार्केट में सेल करके उसको भी मदरसे के चंदे के लिए इकट्ठा किया। आप उस कुर्बानी को पढ़ेंगे, गहराई से देखेंगे, तो एहसास होगा कि वो एक वो कुर्बानी आज के दौर में कोई नहीं दे रहा है। वो उस विजन मिशन पे कोई नहीं काम कर रहा है। आप उठाकर देखें कि एक मदरसा इचल के मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना, उसके बाद हमारी माँ बहनें ने अपनी शादी मुलतवी कर दी, कहा कि हम शादी नहीं करेंगे 5 साल। लोग मेरे वालिद ने इसने गहना जमा किया है, सोने जमा किए, हम अपने सोने और गहने को हम इकट्ठा करके इसको आप बेच दो, आप उससे इदारे खरीद लो। किसी ने अपना पेंशन बेच दिया, कहा कि हम 20 साल पेंशन नहीं लेंगे, पेंशन बेच के उसमें हम इदारे कायम करेंगे। और आज तनाव और दर्द ऐसा है कि उसमें लोग पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, रो के आते हैं कि हमारे बच्चे का दाखिला हो जाए, हमारे बच्चे का पैरवी कर दीजिए। मैं भी जब उस वक्त था, आज भी ढेर सारे कॉल्स आते हैं कि क्योंकि अब एंट्रेंस का जमाना है। उस वक्त इदारे खोलने के लिए कुर्बानियां दी, लाठी भी खाए,
पागल भी कहा, मजनू भी कहा, लेकिन आज उसी सर सैयद के इदारे में पढ़ने के लिए, आज उसी सर सैयद के इदारे की वजह से आपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया को तारीख उठाकर पढ़ेंगे तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया भी एक कमरे में खुली थी 1920 में। 1925 में उसको दिल्ली में शिफ्ट किया गया कि वो एक स्कूल बनेगा, लेकिन ऊपर चल के उसको अलीगढ़ उसको भी एक यूनिवर्सिटी का तर्ज दिया गया। उसके बाद इंटीग्रल यूनिवर्सिटी आप उठाकर देखेंगे कि नदवा के जिम्मेदार और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी बनाए। तो ऐसे और अलीगढ़ की देखरेख पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी। बनारस हिंदू मदन मोहन मालवीय गए अलीगढ़ में, उन्होंने देखा कि भाई इतना बड़ा निजाम चल रहा है, वहां की मौजिनों को भी तनख्वाह, मौलाना को भी तनख्वाह, इतना रूटीन चार्ट तैयार किया है, क्यों ना हम उसको पैटर्न करें। दरभंगा के राजा कामेश्वर ने उनको पूरा चंदा दिया और उसके बाद ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी। तो हम जब भी मदरसे में जाते हैं, हमने तो हजारों मदरसे का दौरा किया है, उसमें हमने जो सरकारी मदरसे में हम जाते हैं, खास के इस नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया की हम बात नहीं करेंगे, साउथ इंडिया में अच्छा है निजाम है, नॉर्थ इंडिया की हम बात करेंगे तो नॉर्थ इंडिया में मदरसे बस नाम के चल रहे हैं सरकारी, जिसका तनख्वाह लीजिए और अपना भला कीजिए, कौम के बच्चों का भला नहीं, अपने आने वाली जनरेशन का भला नहीं, अपना भला हो रहा है, अपने घर का भला हो रहा है, मतलब तनख्वाह मिल रही है तो अपना भला हो रहा है। आप बच्चों को तालीम नहीं दें, लेकिन इस प्राइवेट इदारे में हम जाते हैं। पिछले महीने मौलाना अरशद मदनी साहब से दिल्ली के मस्जिद में बहादुर शाह जफर रोड पे मस्जिद ऑफिस में मुलाकात हुई, कई मौजू पे चर्चा हुआ, डिस्कस हुआ। मैंने उनसे कहा कि पंजाब के अंदर, मैं पंजाब में भी जाता हूँ अक्सर, पंजाब में हमने कई मस्जिदों को अल्हम्दुलिल्लाह आजाद भी कराई है, नमाज भी हो रही है। मौलाना अरशद मदनी साहब का भी बहुत वहां पर काम होता है, क्योंकि सहारनपुर और पंजाब काफी नजदीक है। वहां पे बहुत सारे लोग जो थे वो मुसलमान थे, उनके खानदान मुसलमान थे, वो कन्वर्ट हो गए, वो नाम रख लिया सुखदेव सिंह, पगड़ी पहन लिया। फिर जमीयत के लोग गए, 50-50 उम्र में उनका कैंप लगा खतना करवाया गया, कहा कि भाई तुम्हारा तो बाप मुसलमान था, उसका नाम सुखदेव अहमद हुआ। तो धीरे धीरे चल के हमने कई वहां पे मदरसे की बुनियाद रखी। अब धीरे धीरे यूपी से लोग जा रहे हैं, कई जगह गए, तरन में गए, अमृतसर में गए, जलंधर में गए, तो मदरसा अस्तबल बना हुआ। हमने कहा भाई लोगों को समझाया, सिख समाज तो समझदार भी होते हैं, समझ भी जाते हैं, तो उन्होंने कहा ये चेयरमैन साहब आप चाबी ले लीजिए, आप शुरुआत कर दीजिए। अब वहां पे आसपास में कोई मुसलमान नहीं, तो हमने दूसरे जगह से एक मकतब कायम करवाया कि भाई यहाँ मकतब बच्चे पढ़ेंगे तो इस्लाम की तालीम होगी, मदरसों की तालीम होगी, और वहां पे तो तनख्वाह मिलता है तो मौलाना को पंजाब अखबार देती है। तो ऐसे कई जगह ऐसे मस्जिदों का अल्हम्दुलिल्लाह, और यूपी के शामली से, बागपत से, मेरठ से, सहारनपुर के इधर अररिया से कई जगह इमामों को हम लोग रखवाने का काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी वहां पे क्या है कि मदरसा, जैसे बिहार में अपना बोर्ड है, वहां पे कोई बोर्ड नहीं है। अभी हम पिछले बाढ़ से पहले हम पंजाब की सरजमी पे थे, तो यही बात हुई कि हमने भगवंत मान से भी लेटर लिखा और ये कहा कि आप जितने भी मदरसे चल रहे हैं उसको आप मान्यता नहीं दिया आपने। कल लोग हुकूमत किसकी बनेगी, कल लोग ये कहते हैं कि मदरसे में गलत काम हो रहा है, उसको तलाधार लगा दो। तो इसको लेकर आप उसको रजिस्टर्ड कीजिए, आप उसको ऑथोराइज कीजिए कि ये मदरसे हैं, कल की बंद नहीं होगी, क्योंकि वहां हर मदरसे में सीसीटीवी कैमरा का ऑर्डर कर दिया गया। भारत सरकार के मंत्रालय ने कह दिया कि भाई वो बॉर्डर स्टेट है तो हर मदरसे में सीसीटीवी कैमरे लगाओ। पुलिस ने उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आदेश लगा दिया, अमित शाह की तरफ से आदेश आया तो सबको मानना पड़ा, गृह मंत्रालय का आदेश था। तो हमने कहा कि भाई ये अब कल नहीं हो सकता ये मदरसा बंद हो जाए, तो उससे पहले है कि वहां की सरकार इस मदरसे को एफिलिएट करे, मदरसे को रजिस्टर्ड करे, मदरसे की सत्यापन करे और उसको वेरीफाई करके चलाए। तो वहां मदरसे, इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम चल रहा है। उसमें तो 1500 से ज्यादा मदरसे हैं और उसमें हमारी कोशिश यही है कि वहां मदरसा काउंसिल की बुनियाद रखी जाए, क्योंकि आबादी कम है। 5%, पहले तो 1.5% था, 5% हो गए हैं। माइग्रेटेड बिहार के, यूपी के मुसलमान गए हैं। हम मेघालय की सरजमी पे गए, शिलोंग में कॉर्मेट सलवा से मेरी मुलाकात हुई। यूपी, बिहार के, आसाम, यूपी, बंगाल के लोग बहुत सारे मिले, कहे कि यहाँ पे एक भी मदरसे नहीं है, हम लोग के बच्चे की तालीम नहीं हो रही है। तो मेरी मुलाकात एक मुस्लिम ही थे, उसमें उनके ओएसडी थे, उनको मैंने व्हाट्सअप किया कि मैं मिलना चाहता हूँ, मेरी बात करवाओ एक बार सीएम से। तो उन्होंने मेरी बात कराई, तो फिर उन्होंने जिम्मेदारी दिया इस मेघालय वक्फ बोर्ड को कि भाई इनसे जो बाईलॉज मांगो, मतलब कोई चीज बनता है बाईलॉज के तहत बनता है,
बाईलॉज मांगिए आप, और उसमें जहां तक होगा हम पूरी मदद करेंगे। तो उसमें भी हमारी कोशिश है, इनिशिएट हो रहा है। अब देखिए कहां तक ये मदद कामयाब हो सकती है, कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। जो प्राइवेट इदारे हैं, अब वही इदारे आप नदवा की बात कर रहे थे, अभी दारुल देवबंद की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि वहीं का निसाब यहाँ भी चलता होगा। तो उस तर्ज पे भी बिहार में इदारे होने चाहिए, मतलब उस तर्ज पे, मतलब एक भी इदारे अपने पास नहीं है उस तर्ज पे हो। इमारत सरिया के फैसल लवानी साहब से भी मेरी मुलाकात होती रहती है। अक्सर जब भी हम बिहार आते हैं उनका फोन आता है, हम जाते हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का जो पूरा जो रैली हुआ था, उसमें जितनी भी सिक्योरिटी का, फायर ब्रिगेड का इंतजाम, तमाम जितने थे, डीएसपी, एसपी, डीएम से बात करने की जिम्मेदारी फैसल लवानी साहब ने मुझे दी थी। पूरी टीम को हम उसको 10-12 लोग थे, उसमें हम ही थे। तो मेरा उनसे भी कहना रहा है कि ऐसा जैसा मुंगेर में इदारे चल रहे हैं, वैसा इदारे, एक बड़ा इदारे हो, दारुल देवबंद चाहे नदवा जैसा हो, कि बड़े पैमाने पे हो, कि भाई बिहार में भी एक तारीख बने कि भाई बड़ा इदारा चल रहा है। जैसे हम जिक्र करते हैं ना, दूसरे मुल्क में भी जाते हैं, हम तुर्की भी गए, इस्तांबुल, तो वहां भी जिक्र हुआ, देवबंद का हुआ, अलीगढ़ का हुआ, नदवा का हुआ। तो बिहार का जिक्र नहीं होता है। हर बिहारी चाहता है कि हमारे बिहार का जिक्र हो। भाई हम तो खून से तो बिहारी हैं, बाहर में अलीगढ़ में रहे, चाहे अलीगढ़ में हमारा घर है या दिल्ली में रहे, तो लेकिन इस मिट्टी में हम पैदा हुए ना, इस मिट्टी में हम चाहेंगे कि हमारे राज्य का, स्टेट का जिक्र हो। हम वहां केरल में जाते हैं, मौलाना अबू बकर मुस्लिहार है, वहां ग्रांड मुफ्ती का लक़ब उनको मिला हुआ है। वो गल्फ कंट्रीज में काफी जाते हैं, वहां के सऊदी अरब के किंग विंसन की अक्सर मुलाकात देखते रहते हैं। सकाफती सुन्निया के नाम से आपने शब्द सुना होगा। तो उनके प्रोग्राम में भी हम जाते हैं अक्सर, केरल में, कैलीकट में। तो उनको भी मैंने कहा था कि भाई आप सिर्फ साउथ इंडिया में आप काम कर रहे हैं, आप गुजरात में काम कर रहे हैं, आप बेंगलोर में काम कर रहे हैं, आप बिहार में काम कर रहे हैं। मतलब बिहारी समझते नहीं है। अपने इंग्लिश में बोला, अपनी भाषा में बोला, बिहारी समझते नहीं है। हमने कहा कि आपके इलाके में कितने बिहारी बताइए, और बिहारी बहुत हैं। जब वहां से तालीम लेने आ रहे हैं तो भी आप उनको वहां देंगे, तालीम देंगे, आप उनको सपोर्ट करेंगे, आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, प्राइवेट इदारे को सपोर्ट करेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं, कायम हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे प्रपोजल दीजिए, कौन इदारे, कैसे इदारे चल रहे हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे, मीटिंग करेंगे। उसी तरह वहां भी तुर्की में भी गए, इस्तांबुल में भी गए। रजब तय्यब एर्दोगान का मारिफ वाकी फाउंडेशन करके है, जो रजब तय्यब एर्दोगान खुद चेयरमैन उसके, जो राष्ट्रपति तुर्की है, सब आप जानते होंगे। उनके 200 मुल्क में इदारे चलते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तारीख पढ़ा है, उनके भतीजे नूर एर्दोगान की हम दावत पे गए। उन्होंने कहा कि हमने तारीख पढ़ा है कि जब खिलाफत मूवमेंट हुआ था उस वक्त अलीगढ़ के लोगों ने, अलीगढ़ के स्टूडेंट लोगों ने वहां तक, यहाँ से चंदा करके हिंदुस्तान से वहां मदद करने गए थे। जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था वो तुर्की से खत्म हो रहा था, तो उसको मजबूत करने के लिए यहाँ की डॉक्टर, अलीगढ़ की डॉक्टर की टीम वहां पहुंची थी। तो उस कुर्बानी को हम भूल नहीं सकते, तो उस कुर्बानी को भूल नहीं सकते। तो हम चाहते हैं कि अलीगढ़ के तर्ज पे हम हिंदुस्तान में भी इदारे कायम करें। सारा फंड हम देंगे, सारे पैसे हम देंगे, टीचर भी आपका होगा, जमीन भी आपका होगा, लेकिन वो तुर्की के एम्बेसी के नाम से जमीन हम लेंगे। मतलब जमीन हम तो यहाँ के लोगों से लेंगे, लेकिन उसमें एक कोर्स हम चाहेंगे कि तुर्किश पढ़ाया जाए, मतलब कि एक लैंग्वेज होता है ना, वहां करते हैं, कुछ पढ़ाया जाए। और जो बच्चे यहाँ पे आप रिकमेंड करेंगे उनको हम अपने मुल्क में फ्री ऑफ कॉस्ट हम तालीम देंगे। मतलब आने का साल में 2 ट्रिप भी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बीच में कोई आएगा तो अपने खर्चे से आएगा, लेकिन हम पूरा तालीम देंगे उनको। क्योंकि हम लोग की कोशिश भी हुई, एम्बेसी दिल्ली के अंदर भी मुलाकात हुई, या फिर हुकूमत ने कहा कि नहीं हम जमीन नहीं देंगे, ये नहीं, तमाम चीजें। फिर हमको बुलाया गया, 12 दिन का दौरा हुआ वहां तुर्की में, बहुत मुल्क के लोग आए थे, उसमें हम भी पहुंचे। तो वो हमने कहा कि एक हमारे पास एक प्रपोजल है। क्या प्रपोजल है? तो आप मदरसों को गोद दे लीजिए, जो मदरसे प्राइवेट, जो अच्छे मदरसे हैं, जो तालीम दे रहे हैं, उन्हीं को दे लीजिए। आप उन्हीं को सपोर्ट कीजिए, उनकी बिल्डिंग बनाइए, उनको मजबूत कीजिए, उनको तनख्वाह दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस पे भी हमने एक्सेप्ट हो गया, मोहर लग गया। अब वहां से टीम आई 2021 के वक्त में, फिर कहा कि नहीं, जब तक दूसरे मुल्क का आदमी अगर यहाँ काम करना चाहे या दूसरे मुल्क का पैसा यहाँ आना चाहे तो उसके लिए FCRA होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है, वो गृह मंत्रालय भारत सरकार देती है। और इदारे खोलने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करता है उसमें। तो उन्होंने कहा कि साफ कह दिया कि हम जो है वहां का इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई मुसलमान अगर तालीम लेगा
तो हुकूमत को डर है ना, हुकूमत चाहती है कि मुसलमान तो तालीम ले नहीं, तो इसलिए उन्होंने इस चीज को भी कैंसिल कर दिया। नहीं तो उसमें तो बिहार का नाम था, झारखंड का नाम था, उड़ीसा का नाम था, वेस्ट बंगाल का नाम था, कई स्टेट का नाम हमने लिख के दिया था जो पिछड़े मुसलमान फाइनेंशियल वीक कह लीजिए, फाइनेंशियल साउंड नहीं है। लेकिन कोशिश अभी भी है, कई चीजों पे इंशाल्लाह काम हो रहा है, हमारी टीम भी काम कर रही है। जहां तक इस इदारे का जिक्र कर रहे थे, हजरत बहुत अच्छी बात बताई और बच्चियों ने भी कई ऐसे अपने तकरीर में मुझे बताया, तो मुझे काफी खुशी हुई कि बिहार की सरजमी पे भी ऐसे बच्चियां हैं, क्योंकि मदरसा अजीजिया हम गए थे, बिहार शरीफ में पढ़ता है, वहां के बच्चियों को भी देखा था कि भाई अच्छा इंग्लिश भी बोल रही थी, अच्छा तकरीर भी कर रही थी। आज मुझे लगता है बिहार की दूसरी ऐसे बच्चियों का मदरसा मिला जहां बच्चों ने अपना खिताब करके अच्छी जानकारी मुझे दी। मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह ये मदरसा फले फूले आगे बढ़े। जहां तक मुझे लगता है कि एडेड नहीं है बिहार सरकार से, एडेड सब है क्या, या फिर एडेड नहीं, तनख्वाह नहीं मिलती है, तो अगर एडेड की भी जरूरत होगी, अगर आप लोग की कमेटी की जिम्मेदारों की अगर चाहत होगी तो उसमें भी मदद करेंगे कि एड मिले। अगर ये जिम्मेदार नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये कोशिश होगी कि ये मदरसा और मजबूत हो, मदरसा और बढ़े। और जहां तक इसमें चंदे की जरूरत होगी, हम तो चाहते हैं कि भाई 50, 5 या 10,000 नहीं, चंदा अगर मिले, मजबूत चंदा मिले। गुजरात में ऐसे कई लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, लेकिन उनके पास पेपर चाहिए होता है। इनकम टैक्स रिबेट, मैंने कल इनके इदारे में भी ये बात कहा है, इनकम टैक्स रिबेट की जरूरत होती है। कोई भी जो चंदा देता है, कोई भी जो देता है बड़ा डोनेशन, तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स बचाना होता है। तो ये इनकम टैक्स रिबेट, कोई पैसा आपको गलत नहीं कोई देगा, वो भी जो भी देने वाले होंगे वो भी इस्लामिक हैं, जमात से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, अहमदाबाद के हैं, सूरत के हैं, लेकिन उनका ये रहता है कि भाई हमको इनकम टैक्स रिबेट में बच जाए। इनकम टैक्स रिबेट में है 12 टीजी चाहिए होता है, और जो बाहर से चंदा आता है उसमें FCRA चाहिए होता है। तो FCRA में तो भारत सरकार ने बहुत का कैंसिल कर दिया, NGO का, बहुत सारे ट्रस्ट का कैंसिल कर दिया। तो FCRA आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट वो गृह मंत्रालय अमित शाह के कार्यालय से होता है, उसी का डिपार्टमेंट आपको FCRA देता है। लेकिन 12 टीजी आपको पटना से, यहाँ का भी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे या कभी जाए कोई वकील चाहे, तो आपको पटना बिहार सरकार से मिल जाएगा FCRA होगा तो इनकम टैक्स रिबेट हो जाएगा। तो इसमें जो है, अब बाकी इसमें जो टेक्निकल जो जानना होगा, मैं छोटा भाई भी CA है, तो उससे आप, मैं कॉन्टेक्ट शेयर कर दूंगा, उससे आप जानकारी हासिल कर लीजिए, जहां तक होगा मैं बोल दूं मदद करेगा पूरा इसमें। तो मेरी यही गुजारिश है कि आपने मदरसों को, मदरसा क्या है, मदरसा एक ऐसी जगह है, ऐसी संस्था है, ऐसा इदारा है जो इस्लाम की तालीम, मुसलमानों की तालीम, इस्लाम की सही जानकारी, कुरान की जानकारी, अगर हम भी मकतब मदारिस में नहीं पढ़े होते तो हो सकता है कि हमें जानकारी नहीं होती। तो हमने कई मंचों पे, शारजा गए, दुबई गए, वहां पे भी कई 2022 में हम शारजा दुबई गए, शेख मोहम्मद अल-किंदी वहां के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की दावत पे गए थे। कई मुल्क के 198 कंट्री के मुल्क के लोग इकट्ठा थे शारजा इंटरनेशनल होटल में। तो वहां भी हमने यही बात रखी कि भाई मदरसे, वहां भी हिंदुस्तान के भी कई, साउथ इंडिया के भी लोग थे वहां पे, ज्यादातर लोग केरल के पहुंचे हुए थे। बिहार तो जानते काफी पीछे है कि बिहार के लोग तो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैंने जो देखा है कि बिहार की का नुमाइंदगी करने वाला वहां तक नहीं पहुंच पाता है, यूपी के पहुंच जाते हैं, खासकर वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी के जो बिहार से वो नहीं, वो पिछड़ा है, वेस्ट यूपी का वो फाइनेंशियल साउंड है, वो नुमाइंदगी पहुंच जाते हैं। तो मैं उस प्रोग्राम में भी था, तो मैंने इस बिहार की सरजमी का भी जिक्र किया। तो एक वो लोगों में एक मेंटालिटी है कि बिहार है तो भाई तालीम में भी पीछे है, बिहार है तो पढ़ना नहीं चाहता है, बिहार के बच्चे मेहनत करना नहीं चाहते हैं। तो इसको निकालने की जरूरत है, इसलिए हम बिहारियों को मेहनत करने की, ताकि हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करें सब मिलके, जिसमें देखिए हुकूमत की तरफ से जो होगा मदद करेंगे इंशाल्लाह, चाहे वो मेरी भी कोशिश रहेगी कि जो निजी तौर पे हो उस मदद हो तो इसमें। लेकिन आप लोग ज्यादातर बिहार में वक्त देते हैं, आपका मशवरा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम तो मान लीजिए कि आज यहाँ है, परसों मेरे को आसनसोल जाना है, उसके बाद पुरलिया जाना है, तो कई दौरे पे रहेंगे, लेकिन मशवरा आपका होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इनके पास भी है, और लोग भी ले लेंगे, मशवरा देंगे इंशाल्लाह जहां तक हो सकता है। मैं ये नहीं कर रहा मैं प्रधानमंत्री हूँ भाई, कुछ भी कहीं बोलोगे मैं करा दूंगा। मैं नहीं कहता हूँ कि अल्लाह की तरफ से मैं कोई फरिश्ता हूँ कि तुम जो बोलो हुक्म करो मैं कर दूंगा,
लेकिन मेरी कोशिश होगी जहां तक हो सकता है, क्योंकि मदरसा मस्जिद और कब्रिस्तान किसी का निजी नहीं है, किसी का अपना नहीं है, वो कौम के लिए है। तो जहां तक हो सकता है मैं करूंगा, क्योंकि मुझे आप दुआ नहीं दोगे तो ऊपर खुदा तो देख रहा है ना कि मैं कर रहा हूं। इंसान क्या कर सकता है, और कोई मौलाना मौलवी इस बात की गारंटी है कि मेरी जिंदगी या आपकी जिंदगी फिक्स है कि अभी है कल नहीं रहेंगे, कोई किसी की जिंदगी फिक्स नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि भाई सर सैयद तो नहीं बन सकता है इंसान, लेकिन उसके आइडियोलॉजी पे, उसके मतलब जो रास्ते जो बताए थे उन्होंने जो कोशिश किया उस पर हम करें तो हो सकता है कि वहां तक उतना इदारा नहीं खोल सकते, छोटा इदारा तो बन सकता है, मदरसा थोड़ा डेवलप तो हो सकता है, लेकिन कोशिश नहीं करना चाहते। अभी मेरे साथ ये लोग गए थे, एक मदरसा है सीस कोई करके मौलाना चलाते हैं, गवर्नमेंट का मदरसा है, उसमें देखिए बच्चे 5 बच्चे भी नहीं थे, 10 बच्चे भी नहीं थे वहां पे, और तो गवर्नमेंट तनख्वाह देगी। बोले मदरसे आप हुकूमत उसको बंद करेगी तो कहेंगे कि देखिए मदरसे को बंद कर दिया। तो ऐसे आपके डिस्ट्रिक्ट में करीब 40 मदरसे, एक भी मदरसे में सही से तालीम नहीं हो रही। मदरसा इस्लामिया था ना, आपने भी देखा होगा, उस मदरसे का क्या स्टेटस रह गया, पहले क्या स्टेटस था, आज देख रहे हैं छोटे बच्चे पढ़ रहे, पहले 700 बच्चे हुआ करते थे। पूरे बिहार की हालत है, पूरे बिहार की आप हाल उठा के देखेंगे। मैं कल वारिस नगर के ब्लॉक की तरफ था, वहां पे मदरसे में एक मदरसा है, वहां पे भी गया, सरकारी मदरसा तालिबुल कुरान है, उस मदरसे में टीचर नहीं, छुट्टी सारा दिन छुट्टी पे एकदम से पहुंचे थे, कोई इन्फॉर्मेशन देके नहीं गए थे, टीचर नहीं, एक बच्चे नहीं, और तनख्वाह तो ले रहे हैं, 6 लोग तनख्वाह ले रहे हैं, बिहार सरकार तनख्वाह ले रहे हैं। तो मदरसे को बदनाम कर दिया ये सरकारी मदरसों वालों ने, मदरसे का जो उद्देश्य है, मदरसे का जो मकसद, मदरसे की जो आइडियोलॉजी उसको खत्म कर दिया। तो आप प्राइवेट वाले इस चीज को बचा के रखे हुए, इसको बचाना है इंशाअल्लाह रहमान, हम सब मिलकर बचाएंगे। और हम सब की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सेल्फ स्टैंड, अपने लिए खड़ा होना है, अपने कौम के लिए खड़ा होना, अपने आने वाली जनरेशन के लिए खड़ी होना। अगर वो बच्चियां पढ़ के अच्छा जाएंगी, आपने देखा होगा अभी अक्सर चल रहा है लखनऊ में भी इस बात को लेकर, ये जो ऐशबाग की इमाम खालिद रशीद फरंगी में और भी लोग बैठे थे, बात हो रही थी कि भगवा ट्रैक चल रहा है ना, मुस्लिम की बच्चियां गैर मुस्लिम के साथ जा रही, देखा होगा सोशल साइट पे। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद उसका कत्ल होता है, मार के फेंक दिया जाता है। वो तो प्लान पैसा दिया जा रहा बजाते भाई, उस पे उस तरह के बजाते, उसके लिए वकील तैयार किया गया है कि उसको शादी करो, बच्चे पैदा करो, और जो केस होगा वो हम कोर्ट में जाके हम लड़ेंगे। उसकी टीम काम कर रही है पूरे यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, हर जगह काम कर रही है। तो हम जब तक अपने बच्चियों को तालीम नहीं दे रहे, इसलिए बच्चियां जा रही हैं गैर मुस्लिम की तरफ। हमने तो तालीम दे दिया, मॉडर्न तालीम दे दिया, लेकिन इस्लामिक तालीम नहीं दिया। क्या इस्लाम कहता है, क्या हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया रास्ते, क्या इज्जत थी, क्या उनकी बेटी के, क्या जो फातिमा थी उनका क्या 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 कैरेक्टर था, क्या करती थी, ये सब चीज जो है हमने अपने बच्चियों को नहीं दिया। बच्चे आज जा रही हैं, और उनका मकसद यही है कि एक बच्चे को टारगेट करना, एक औरत को अगर टारगेट करता है तो पूरी कई नस्लें खत्म हो जाती है, वजूद खत्म हो जाता है आपका। ये वजूद खत्म करने की साजिश है, बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। अब कोई सैयद नहीं आएगा, कोई मदनी नहीं आएंगे, बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। हम नौजवानों से भी अपील करेंगे कि आपको बचाना है, ऐसे देखना। और कहीं भी पुलिस का मामला मदद हो तो हम करने तैयार हैं इंशाल्लाह, 24 घंटे में मदद करेंगे। कोई अगर पुलिस तंग कर रहा है, थाना प्रभारी तंग कर रहा है, डीएसपी तंग कर रहा है, मदद करेंगे, बिल्कुल मदद करेंगे। जहां तक मेरा व्हाट्सएप नंबर, ये फोन चालू रहता है 24 घंटा, हमने कोई ना उठा के आपको सोल्यूशन दे बताएगा। रात में तो हम खुद सबका मैसेज जवाब देते हैं, बात करते हैं। तो इस तरह के भी मामले में हम सिर्फ इदारे ही नहीं चला, हम सबको अपने मुआशरे में भी देखना, अपने बच्चों को भी बचाना है, अपनी नस्लों को बचाना, अपनी वजूद को बचाना इंशाल्लाह। इस पर सब लोग करेंगे ना इंशाल्लाह। तो अपनी बात को खत्म करेंगे कि हम इस इदारे में शेर याद आ रहा था कि सींचा ऐसे खून से हम तश न लबों ने। अल्लाह पाक इस सरजमीन को कबूल फरमा करके पूरी उम्मत के लिए सदका जारिया का इसको सबब बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइए मुख्तसर सी दुआ कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम।